Good evening and welcome everyone to this class. So in this session we are going to deal with the instruments of money market in detail. Instruments like commercial paper, commercial bills, treasury bills, call money market, all these things we are going to deal with in a bit of detail. Call money market क्या होता है ये मैंने बता दिया था कल. Alright, so let's get started. Let me wait for the students to come. If you have any doubts, you can ask your doubts, guys. Good evening everyone. So 1-2 मिनट की वेट करेंगे, तब तक आप डाउट्स पूछ सकते हो. डाउट्स मैं एंटरटेन शायद क्लास के लास्ट में कर पाऊँ, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर doubts. If they are going to have a lengthy explanation, then I'll be answering them a little later. So आज हम ये कवर करने जा रहे हैं call money market, the instruments of money market. Remember guys, these instruments of money market are going to be equally relevant for the banking chapter. Okay, तो हमने RBI का जो repo rate वाली जो चीज पढ़ी थी, every instrument here is just an instrument for the financial institutions and the corporates to bridge their working capital requirements or to meet the short term needs of the funds. ठीक है प्राची, it all depends. ठीक है, आज जैसे अभी आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट देन 1 घंटे की क्लास आज करेंगे. फिर भी कुछ क्लासेस 1.5 घंटे की भी हो सकती हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है, देयर इज नो बार. कुछ क्लासेस जैसे 1 hour 15 minutes की हो रही है पॉलिटी की, तो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मच एम आई एबल टू स्पीक. ठीक है, आई विल ट्राई टू स्ट्रेच. ये एक्सप्लेनेशन आज हम खत्म कर देंगे, उसके बाद आपका कैपिटल मार्केट ओवर हो जाएगा. कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव? ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में क्या होता है गाइज, पहले ये देख लो, मैंने कुछ और इनकॉर्पोरेट किया था आज के न्यूज़पेपर से. द थिंग दैट वी हैव कवर्ड. ठीक है, आई वाज थिंकिंग इफ वी कुड स्टार्ट डिस्कसिंग ओनली दोज न्यूज़ क्लिपिंग्स which we have already covered in our classes, topics which we have already covered in our classes. So SIP inflow, I think this much is visible to everyone. This brightness issue is there in the display board these days. Systematic investment plan inflows dropped for the 6th month in September. September is the 6th month for which the systematic investment plan इनफ्लो क्या होता है, म्यूचुअल फंड की तरह लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो इनकम हो रही है, जो इनफ्लोज हो रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, यू मी एंड आई कॉमनर्स, 1,000-2,000 रुपए, वो कम हो रहे हैं. ठीक है, वो रिसीप्ट जो उसकी रिसीट है वो कम हो रही है. इंडस्ट्री एडेड 7.37 लाख पोर्टफोलियोज लास्ट मंथ कंपेयर्ड विद 4.5 लाख इन अगस्त. इट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, डेटा फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एम्फी नाम की एक इंस्टीट्यूशन है, एम्फी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये डेटा कलेक्ट करती है. और ये जो इंश्योरेंस, जो म्यूचुअल फंड्स एजेंट्स होते हैं, उनका एक टेस्ट भी लेती है, फिनेंशियल एजुकेशन टेस्ट होता है उनका, कि उनको म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं. तो एम्फी कोई सरकारी संस्था नहीं है, दिस इज एन एसोसिएशन ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड ग्रुप्स, HDFC म्यूचुअल फंड, LIC. इन्होंने ये जो डेटा रिलीज किया है सभी म्यूचुअल फंड कंपनी से अग्रीगेट करके, LIC का डेटा और ये सब, वो डेटा ये बताता है कि पोर्टफोलियो कितने लोगों ने कितनी स्कीम को खरीदा. ठीक है, फंड्स वाया SIP लास्ट मंथ कंपेयर विद दी 7,800 crore rupees generated in garnered in August, collected in August. ठीक है, छोटा सा एक अवेयरनेस कि ये थोड़ा सा रेलेवेंस भी हो जाएगी आप लोगों के लिए. इट विल हार्डली टेक 5 to 10 minutes. जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उन टॉपिक्स से रेलेवेंट जो क्लिपिंग्स आती हैं 14 या 15 पेज पे, बिजनेस पेज ऑफ हिंदू पे, उसको आई विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. ये कोई पूछेगा नहीं, बट SIP क्या होता है ये पता होना जरूरी है. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट. नाउ कमिंग टू हर क्वेश्चन, हर डाउट इज इन exchange traded derivatives.
एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? हम फेस टू फेस डील नहीं कर रहे। एक्सचेंज क्या है? जैसे OLX है, OLX वेबसाइट इज एन एक्सचेंज, ठीक है, प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ OLX.in। तो आप किसी को जानते नहीं हो, बस वहां पे ये होता है कि आपको डिलीवरी। अमेजन क्या है? आप मैगजीन बुक करते हो, ठीक है, और मैगजीन आप तक अराइव हो जाती है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जेवी से डील कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है कि मैगजीन में डिले हो गया, अमेजन क्या करता है? सीधा ऑर्डर कैंसिल कर देगा। अगर आप अमेजन से या OLX से, OLX में तो OLX गारंटी वाला भी एक आ गया है अब, जिसमें कि गारंटीड डिलीवरी होती है और वो सब। अमेजन से आपने मैगजीन परचेज करी एक प्री डिटर्मिन डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर, अगर हमने यहां से मैगजीन डिस्पैच नहीं करी तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आपने 22 अक्टूबर तक का डेरिवेटिव ले रखा है, 15 दिन का या जो भी 10 दिन का, अगर आप 22 अक्टूबर तक उसे सेटल नहीं करोगे, यानी कि मैंने इस डेरिवेटिव को परचेज किया था 20 रुपीज में, कल वाला एग्जाम्पल के फिगर्स यूज कर रहा हूं, 20 रुपीज में, और उधर से फार्मर ने बुक किया था कि हाँ वो 22 अक्टूबर को 1 क्विंटल ऑफ व्हीट दे देगा। अगर वो नहीं देगा और 22 अक्टूबर को 20 रुपीज वाला जो डेरिवेटिव मैंने परचेज किया था, अगर उस दिन डेरिवेटिव का प्राइस 27 रुपीज है, ठीक है, तो मेरा फायदा हो रहा है क्योंकि मैंने परचेज किया था, मेरा 5 रुपीज का फायदा हो रहा है ना। तो फार्मर के अकाउंट से 5 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। फिक्स्ड डेट, प्री डिटर्मिन्ड रेट, सब कुछ। ओवर द काउंटर क्या होता है? आप जैसे मेरे से डीलिंग कर रहे हो, मैंने बोला आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, तो वो ओवर द काउंटर है, इनफॉर्मल डीलिंग है वो। यहां पे सब कुछ सेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट, पैसा किस अकाउंट में आएगा, अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, ऑटो डेबिट फैसिलिटी वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली पहले से डिसाइडेड होता है। क्लियर? तो ये क्या है? प्लेटफॉर्म से डीलिंग। एक्सचेंज MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। जैसे सेंसेक्स है सेंसिटिव एक्सचेंज, सेंसेक्स शेयर्स के लिए, MCX कमोडिटीज के लिए, मल्टी कमोडिटी, ठीक है, बहुत सारी। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी, मतलब ये फॉर्मलीनेस इसमें इंजेक्ट करता है। सम प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, दिस इज देयर। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट्स, एक दिन के लिए भी पैसे की कीमत होती है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे को कोई एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए 15,000 करोड़ रुपए के, 15,000 करोड़ या 1.5 लाख करोड़ रुपए पे सिर्फ इंटरेस्ट दे दे तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, है ना। तो मनी हैज गॉट वैल्यू इवन फॉर अ सिंगल आवर। एक घंटे की भी पैसे की वैल्यू होती है जब वो फिगर्स के पीछे बहुत सारी जीरोस लगी हों, व्हेन मनी इज ह्यूज। तो ड्यूरेशन कुड बी ओवरनाइट, few days, weeks, or even months, because we are talking about money market in which the dealing takes place for not more than 12 months. India has 8 organized instruments of the money market which are used by the prescribed firms. ठीक है, 8 organized, again formaliness, यहाँ पे formal contracts वाली बात आ जाती है, organized, ठीक है। और जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो क्या है? हुंडी मार्केट। इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया, मैं क्वेश्चन बाद में इनकॉर्पोरेट करूंगा और समझाऊंगा भी। हुंडीज क्या होता है? इनफॉर्मल बिल्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराने से, एंशियंट इंडिया से ये प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है, ठीक है। इंडिया हैज 8 ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट विच आर यूज्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड फर्म्स। प्रिस्क्राइब्ड फर्म्स मतलब सेबी ने सेबी नॉर्म्स बनाता है कि LIC या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, LIC क्या है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में डील करता है, राइट। क्या LIC AAA रेटेड कंपनीज, रेटिंग कौन देता है? क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, क्रिसिल एक्सेट्रा की रेटिंग, ठीक है। AAA रेटेड एंटिटीज की ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। या अगर LIC इन्वेस्ट नहीं कर रहा और कंपनीज को पैसे की जरूरत है तो कभी कभी हम न्यूज में देखते हैं कि RBI हैज अलाउड बैंक्स टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड इन BBB+ रेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सुना है ना? ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट का खेल है, ये सारे बस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। धीरे धीरे से हम इसे समझेंगे। तो अब यहां पे समझोगे, जैसे रिसेंटली क्या हो रहा था, तो था मार्च में, अप्रैल में, जब से आप DNA में मुझे सुन रहे होगे, तो जो न्यूज़ क्लिपिंग्स हम देखते थे,
आज उसकी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। MSMEs या NBFCs को पैसा नहीं मिल रहा, या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक म्यूचुअल फंड फेल हो गया, लिक्विडिटी क्रंच आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि बैंक्स को IBC के चलते RBI ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी बैंक्स के ऊपर कि बैंक्स कैन नॉट डिस्काउंट द बिल्स ऑफ BBB प्लस रेटेड और बिलो, जिनका इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है। ठीक है, मूडीज क्या करता है, एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड दे देता है कि इनकी सिक्योरिटीज जो हैं BBB प्लस रेटेड हैं। अब RBI ने ये कह दिया कि BBB प्लस रेटेड में या उनसे नीचे की जिनकी रेटिंग है BBB, फिर BBB माइनस, ठीक है, तो BBB माइनस ग्रेड क्या है, जंक ग्रेड बोला जाता है, यानी कि रद्दी के भाव। NBFCs क्या करती हैं, आगे लोन देती हैं, ठीक है, रियल एस्टेट कंपनीज को। या रियल एस्टेट कंपनी क्या है, रियल एस्टेट कंपनी एक सर्टिफिकेट, एक कमर्शियल पेपर इशू करती है, कितने महीने का, 6 मंथ्स का। रियल एस्टेट कंपनी का नाम है मान लो GMR या L&T, ये नेम से सब लोग एक्वेंटेड हैं, वाकिफ हैं, ठीक है। रियल एस्टेट कंपनी को लोन चाहिए क्योंकि 6 महीने में उनकी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। अब बैंक रियल एस्टेट कंपनी की निटिग्रिटीज को नहीं जानता, लेकिन कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एज द नेम टेल्स यू, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रियल एस्टेट कंपनी को लोन दे रही है 6 महीने का, 6 मंथ्स का, और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी 14%। रियल एस्टेट कंपनीज 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगी, क्योंकि जब उनका प्रोजेक्ट, जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए का बिकेगा, 1.5 करोड़ का बिकेगा, तो रियल एस्टेट कंपनी इस इंटरेस्ट कॉस्ट को अपने फ्लैट के प्राइस में ऐड कर देगी। फेयर इनफ, सिंपल। लेकिन NBFCs ने इस अग्रेसिव लेंडिंग के प्रोसेस में बड़ी बड़ी NBFCs, जैसे कि जो NBFCs पीछे ILFS जैसे न्यूज में रही, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, अब इन्होंने क्या किया, इनके पास बैंक से जो पैसे थे वो थे 3 मंथ्स के लिए, लेकिन इन्होंने लोन दे दिया, ऑन लेंडिंग कर दी, इसको बोलते हैं फर्दर ऑन लेंडिंग, ठीक है। बैंक से NBFC ने लिया, NBFC ने आगे रियल एस्टेट को दिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑन लेंडिंग, फर्दर लेंडिंग मनी टू थर्ड इंस्टीट्यूशन। इन्होंने ऑन लेंडिंग कर दी 6 मंथ्स की, मिसमैच होगा, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी मिसमैच। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट वी कॉल एज लिक्विडिटी मिसमैच। क्यों? आपके मेरे पास पैसे हैं 3 महीने के लिए, मैंने बैंक से लोन लिया 3 महीने के लिए, मैं आगे पैसे दे दे रहा हूं 1 साल के लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट की लालच है। अब ये सिलसिला चल रहा था बहुत अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, निर्मला सीतारमन, समझ रहे हो ना बात को, सब कुछ कुशल मंगल निर्मल चल रहा था, लेकिन जब नाम ही निर्मल आ गया तो गड़बड़ हो गई। मोदीनॉमिक्स की वजह से NBFCs के पैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स ने देने बंद कर दिए, डीमोनेटाइजेशन का मजाक कर दिया मोदी जी ने, ठीक है, और फिर उसके बाद GST ला दिया। रियल एस्टेट में हमने GST में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट्स पे, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट पे भी GST लगता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी तो आई, लेकिन एक झटके में आई, तो रियल एस्टेट कंपनीज का जो कारोबार चल रहा था वो रुक गया। अब रियल एस्टेट कंपनीज क्या इशू करती हैं गाइस, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है कि रियल एस्टेट कंपनी को 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लोन चाहिए, और NBFCs इस पेपर को खरीद लेती हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ डिपॉजिट सर्टिफिकेट। उस पर लिखा होता है कि NBFC, शैल आई शो इट टू यू, जस्ट 1 मिनट, कीप, जस्ट सी दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ ट्रेजरी बिल, ठीक है। ट्रेजरी बिल में क्या लिखा है, दिस ट्रेजरी बिल एंटाइटल्स द होल्डर और द ऑर्डर्स टू द पेमेंट ऑफ 1000 पाउंड्स एट द सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया। ये तो सरकार नाइजीरिया की उन्होंने इशू करा है। अब मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे आपने घर पे फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट देखा होगा, इस पे सिर्फ ये लिखा होता है, किसका नाम लिखे हम, रियल एस्टेट कंपनी GMR इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट्स ऐसे से ही दिखते हैं, इस पे लिखा है GMR इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एंटाइटल्स द होल्डर और बेयरर ऑफ दिस कमर्शियल पेपर टू द पेमेंट ऑफ 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ का लोन लिया 6 महीने के लिए, ऑन दिस एंड दिस डेट, ऑन दिस एंड दिस डे ऑफ 2020 at this and this rate of interest। कितना लिखे, 14% लिख लेते हैं, ठीक है, at 14% rate of interest। समझ में आ रहा है?
दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड केस स्टडी, यू कैन साइट, ठीक है। तो अब ये क्या है, गवर्नमेंट ने इनको, आरबीआई ने इसकी सिक्योरिटी पे ये लिखा हुआ है। अब जीएमआर की रेटिंग कितनी है, जीएमआर को क्रिसिल ने क्या रेटिंग दी है, उस बेसिस पे एलआईसी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एलआईसी सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एलआईसी क्या इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के पैसे बेहतरीन रिटर्न के लिए, एक बेटर रिटर्न अर्न करने के लिए एलआईसी क्या ये पैसे को इस क्रिसिल की जो कंपनी BBB प्लस रेटेड है, क्या उसके कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर सकता है? एलआईसी तो करना चाहेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ल्यूक्रेटिव है, ठीक है, लेकिन कर सकता है या नहीं कर सकता, वो कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बैंक्स के लिए, बैंक्स के पास हमारे दिए गए, डिपॉजिट किए गए सरप्लस पैसे होते हैं, बैंक उस पर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट या 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है सेविंग्स बैंक अकाउंट पे, है ना। तो कहां से देता है? वो पैसे यहीं से आते हैं जो बैंक रिस्क लेता है। विजय माल्या की कंपनी ने 90 दिनों का एक लोन ले लिया, क्यों? क्योंकि विजय माल्या को ये लगता है कि 90 डेज में वो इतने पैसे अर्न कर लेंगे, या उनका कोई बड़ा लोन सैंक्शन होना है, तो मोमेंटरली मनी मार्केट में जाके 3-6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, एविएशन कंपनी को, हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल वाली चलाने वाली कंपनी को पैसे चाहिए, तो वो मनी मार्केट में जाते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए पैसे को रेज करते हैं और इंटरेस्ट देते हैं। क्लियर? ये सारा कुछ रेपो रेट द्वारा डिटरमाइंड होता है। बेसिक रेट क्या है? ठीक है, बेसिक रेट के अराउंड सारी चीजें घूमती हैं। मैं अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर रेपो रेट 6% चल रहा है फॉर 7 डेज, हमने समझा था ना कि रेपो रेट पे आप, एक बैंक जो है पैसा ले सकता है 7 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 7 डेज से लेकर 91 डेज तक। फिर लॉन्ग टर्म TLTRO या LTRO, आरबीआई क्या करता है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस कंडक्ट करता है। ये न्यूज में आता है ना, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, डीएनए में, या ये क्या है कि 6 महीने या 363 डेज के लिए या 362 डेज के लिए रेपो रेट पे बैंक जब आरबीआई से पैसे रेज करते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस बोला जाता है। ठीक है, ये हमने चीजें समझी थी। यस, जो होल्डर होगा उसी को मिलेगा। ठीक है, अभी आगे मैं क्लैरिटी करूंगा, पहले मैं एक बेसिक फ्रेमवर्क मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का समझा दे रहा हूं। ठीक है, कि होता क्या है। ये एंकर रेट जो आरबीआई बोलता है कि रेपो रेट शुड बी द एंकर रेट, या हम ये क्यों कहते हैं कि रेपो रेट इज द डिटरमाइनिंग रेट। एंकर का मतलब यहां पे है डिटरमाइन, जैसे कि एंकर किसको बोलते हैं? अर्नब गोस्वामी एंकर है, वही मौका देगा, किसको मौका देना है किसको नहीं, कौन बोलेगा, है ना। एंकर रेट यानी कि डिटरमाइनिंग रेट, दिस रेट डिटरमाइंस कि कॉल मनी मार्केट में रेट क्या होगा। अगर इजीली आरबीआई से पैसा अवेलेबल है 6.3% पे, तो कॉल मनी मार्केट में रेट क्या होगा? नेचुरली इससे लो होगा, 6.2%, 6.25%। ठीक है, समझ में आया इसको? रेपो रेट क्यों, एंकर रेट क्यों कहते हैं, या डिटरमाइनिंग फैक्टर क्यों होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर। एसबीआई के पास पैसे हैं, पीएनबी को वो किस रेट पे देगा? ये बात डिपेंड करेगी कितनी इजीली पीएनबी को रेपो रेट पे पैसा मिल रहा है। ये तो सबको समझ में आता है? प्लीज से यस गाइस। And those of you who are not watching the live sessions of the current affairs course, please be live in the tomorrow's class, because I'll be taking the keywords analysis, critically analyze, और ये सब का मीनिंग समझाऊंगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ओके, सो आज हमने आंसर राइटिंग, कल से मेंस के क्वेश्चंस को पिक करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म रेपो ऑपरेशंस तो होते ही हैं। बेसिकली रेपो ऑपरेशंस होते थे 14-15 दिनों के लिए। लॉन्ग टर्म में पैसे का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मनी किस रेट पे एक्सचेंज करी जाएगी, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक बैंक दूसरे बैंक को, एलआईसी किसी बैंक को, या एलआईसी किसी और एनबीएफसी को पैसा किस रेट पे देगी, वो कौन डिटरमाइन करता है? रेपो ऑपरेशन। 14 दिनों का रेपो रेट क्या चल रहा है आरबीआई की वेबसाइट पे, पहले यही चेक करते हैं ना हम, फिर उसके बाद हम बाकी जगह जाते हैं। ठीक है, फिर और बैंक से डील करेंगे। नाउ
कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी मार्केट्स आर सब मार्केट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, ठीक है। नोटिस मनी के लिए नोटिस देना होता है कि 7 दिन का नोटिस के अंदर अंदर पैसे दो। एक बैंक जिसने दूसरे बैंक को पैसे दिए हैं, एसबीआई ने पीएनबी को मनी लेंड करी है, तो 7 डेज का नोटिस देगा एसबीआई पीएनबी को। नोटिस मनी मार्केट में अलग रेट चल रहा होता है। अगर शॉर्ट टर्म में मनी का रेट ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चल रहा है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कम होगा, ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा हो। लेकिन आमतौर पे ये देखा जाता है, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि अगर एक हफ्ते के या एक दिन के मुझे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, व्हाई वुड आई इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। कॉमन सेंस लगाना, समझ में आया? ठीक है, तो ये सारा कुछ है। कॉल मनी मैंने बता दिया, पीएनबी के मैनेजर के पास पैसे खत्म हो गए और कोई डिपॉजिटर पैसे विड्रॉ करने आया है, डिपॉजिटर इज स्टैंडिंग हियर, तो पीएनबी का मैनेजर सभी बैंक्स को कॉल करके पूछेगा तुम्हारे पास पैसे हैं तो अभी दे दो, मैं तुम्हें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा, ठीक है। पहले जो है ये सारा कुछ टेलीफोनिकली होता था, आजकल ये सारा कुछ एक बैंक दूसरे बैंक के पोर्टल पे जाता है, वेबसाइट पे, और ये सारी डीलिंग, मतलब पोर्टल बना हुआ है इनका। वो पोर्टल को कौन मैनेज करता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फैक्चुअल डिटेल्स विल बी कवर्ड लेटर ऑन, ठीक है। एनपीसीआई उस पोर्टल को मैनेज करता है और उस पोर्टल पे डिफरेंट डिफरेंट डेज के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। दिस वन शुड बी क्लियर टू एवरीवन क्योंकि ये कल कवर हुआ था। कॉल मनी मार्केट इज कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, बट इवन अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे LIC, इंश्योरेंस कंपनी, HDFC, अगर उनके पास पैसे सरप्लस होते हैं तो उनको ये कहा गया है कि आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल रेट, जैसे कि आपकी पल्स रेट मेजर करते हैं ना, तो वो वॉलेटाइल फ्लक्चुएट होती रहती है, वैसे ही ये रेट है, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग लाइक, ये क्या है, कभी 6.3% चल रहा है, कभी 6.4 हो गया, 6.37, 6.35, इट ऑल डिपेंड्स कि ऑन अ पर्टिकुलर डे कितने बैंक पैसा डिमांड कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि कितने लोग एक पर्टिकुलर डे पे पैसा विड्रॉ करते हैं। इफ ऑल ऑफ द डिपॉजिटर्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर दे स्टार्ट विड्रॉइंग द मनी, ठीक है, तो ये रेट इंक्रीज हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि पैसा कितना विड्रॉ हो रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर में पैसा ज्यादा डिपॉजिट होगा देन व्हाट विल हैपन, ये पंच लाइन्स को नोट करना है। अगर बैंकिंग सेक्टर में सभी लोग जाके आईसीआईसीआई की ब्रांच में अपना पैसा दे, दिस इज आईसीआईसीआई ब्रांच, ठीक है, फिर एसबीआई, सभी लोग जाके करोड़ों रुपया जमा कर रहे हैं, तो क्या होगा, रेपो, ये जो कॉल मनी मार्केट का रेट है ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी ऑलरेडी सरप्लस है। प्लीज कीप ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग गाइज, प्लीज कीप ऑन सेइंग yes or no. I'm not able to see your comments. Yes, there was a fake news about ICICI when ICICI had introduced ATMs. तो ICICI के चेयरपर्सन उस टाइम केवी कामत हुआ करते थे, उन्होंने ATM इंट्रोड्यूस किए, तो लोगों को लगा कि ATM से काफ़ी लोग पैसा विड्रॉ करने लग रहे थे, कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी हुई थी, तो सभी को लगा कि ये क्या हुआ कि ICICI के बारे में फेक न्यूज़ हुई, तो ATMs के बाहर और ज़्यादा क्यू अप हो गए, लोग लाइन में लग गए, तो उस टाइम पे फेक न्यूज़ हुई। तो एक बैंक की फेक न्यूज़ होती है तब भी रेपो रेट उस बैंक के लिए ही नहीं बल्कि सभी बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एडवर्स न्यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। Now it is very volatile rate which varies from day to day and sometimes from hour to another hour, right? तो ये पता होना चाहिए। There is an inverse relationship between rate of interest of call money market and other securities such as commercial paper. Inverse relationship, अगर कॉल मनी मार्केट का रेट बढ़ रहा है तो मैंने बताया कि बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स, कॉल मनी मार्केट क्या है, 1 डे, इंट्रा डे, ठीक है, एक ही दिन में बार बार पैसे की ट्रेडिंग। अगर मेरे को एक दिन के किसी बैंक को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो कमर्शियल पेपर वगैरह पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी का इंटरेस्ट नहीं है उसमें। कोई भी बैंक इसमें पैसा क्यों लगाएगा, राइट? 90 दिनों के लिए क्यों लगाएगा जब एक ही दिन में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। दैट इज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी इंक्रीजेज, सिंगल डे में इतना पैसा अच्छा मिल रहा है, देन अदर सिक्योरिटीज बिकम चीपर। क्लियर?
ये क्लियर है सबको? वेयर इज CRR? ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैंक रिक्वायर कॉल मनी टू मीट दी, अच्छा, वाई इज CRR मेंशन्ड इन दी सेकेंड लाइन? बैंक क्या करते हैं, कभी कभी कोई कस्टमर आ गया, उस कस्टमर की प्रोफाइल बहुत अच्छी है और उस कस्टमर को लोन दे दिया 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, ठीक है। अब 30 लाख की एंड ऑफ द डे पे बैंक को क्या करना होता है, CRR रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है 6%। टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक कितने हैं, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का 6% यानी कि 600 करोड़ रुपीज साइड में रखने हैं, लेकिन रह गए एंड में 5 करोड़ 70 लाख, क्योंकि एक कस्टमर को 30 लाख का लोन दे दिया लालच में, क्योंकि बैंक को ये लालच है इसमें 9% लोन मिलेगा। तो बैंक क्या करता है, इसकी पूर्ति करने के लिए, सो एज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग असाइड 600 करोड़ रुपीज आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक ऑन दैट डे, बैंक विल गो टू कॉल मनी मार्केट इन ऑर्डर टू फुलफिल दी शॉर्टेज। क्योंकि फिर RBI क्या करेगा, पेनल्टी लगा देगा कि तुमसे CRR रिक्वायरमेंट ऑब्जर्व क्यों नहीं हुई, ठीक है। ये वो वाली बात है कि तुमने अपनी गुल्लक में से पैसे निकाल लिए, शाम को मम्मी आएंगी चेक करेंगी, या मम्मी के पर्स में से पैसे निकाल लिए और वो चेक करेंगी, उससे पहले पहले तुम क्या करोगे, इंटर ब्रदर इंटर सिबलिंग्स डीलिंग करोगे। इंटर सिबलिंग डीलिंग क्या करोगे, तेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो मेरे को दे दे, मेरे को मम्मी के पर्स में रखने हैं, करोगे ना, ये वो वाली बात है। नहीं, इसमें व्हेन दे डोंट हैव इनफ रिजर्व्स टू मीट CRR देन हाउ कैन दे पे कॉल रेट। वन बैंक इज बोरोइंग फ्रॉम द अदर बैंक। ICICI ने ये काम कर दिया, 30 लाख रुपए एक्सेस लेंड कर दिए CRR वाले जो पैसे साइड में रखे हुए थे, ठीक है, CRR की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब ICICI के पास शाम को ये देखा कि 5 बजे पैसे कम है, तो ICICI SBI से ले लेगा कॉल रेट पे। क्लियर? Clear to everyone? So, the scheduled commercial banks, cooperative banks operate in this market as both borrowers and lenders, while LIC, GIC जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कही जा सकती हैं, ठीक है, ये किस में डील करती हैं, ये बैंकिंग में नहीं है। बैंकिंग का मतलब क्या है, अ बैंक एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स एंड लेंड्स द मनी, इधर से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स। जो कंपनी दोनों काम करती है उसको बैंक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं करती, कॉमन डिपॉजिट थोड़ी एक्सेप्ट करती है GIC, LIC। GIC इज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मोटर व्हीकल्स का इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस। तो ये कंपनीज वो वाला काम थोड़ी करती हैं कि आ जाओ डिपॉजिट दे दो और हम आगे किसी और को दे देंगे, नहीं, ये तो इंश्योरेंस के बिजनेस में है, ये म्यूचुअल फंड में है। तो ये कंपनीज जो हैं, बी पर्टिकुलर इन द प्रीलिम्स, ये कंपनीज जो हैं ये कहाँ करती हैं, सिर्फ लेंड कर सकती हैं इस मार्केट में, ठीक है। इस मार्केट से इनको बोरो करने की परमिशन नहीं है, राइट। रीपर्चेज एग्रीमेंट और रेपो रेट, ये हमने समझ लिया था। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द बैंकिंग सेक्टर। रेपो मीन्स सेलिंग अ सिक्योरिटी अंडर एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज इट एट अ प्री डिटर्मिन्ड डेट एंड रेट। रेपो में एक बैंक RBI को साथ में रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि मैं 3 महीने के बाद आऊंगा और आपको ये पैसे जो मैं 100 करोड़ रुपए आपसे ले रहा हूं, SBI गया, ठीक है, स्टेट बैंक, और RBI से ये पैसे बोरो किए, ये लिख दिया कि 3 मंथ्स के बाद मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा, किस रेट पे, जो उस टाइम का प्रिवेलिंग रेपो रेट होगा। जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू गाइज, वी हैव डेल्ट विद दिस। रेपो रेट इज द सोल, यू कैन से इज द प्राइमरी डिटरमाइनिंग फैक्टर, not the only but primary. The rate at which RBI lends money to commercial banks is called repo rate, a short term for the term repurchase agreement. Repo transactions are allowed only among RBI approved securities.
अप्रूवल किस बेसिस पे दिया जाता है? रेटिंग पे। रेटिंग किस बेसिस पे दी जाएगी? क्रेडिट स्टैंडिंग पे। मेरी क्रेडिट स्टैंडिंग क्या है, ठीक है, मेरी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, उस बेसिस पे ही मेरी सिक्योरिटीज को कंपनी जब बड़ी हो जाती है, जैसे सहारा की बॉन्ड्स हैं, सहारा के कमर्शियल पेपर्स हैं, ठीक है, उस बेसिस पे गवर्नमेंट बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज, अब हर सेक्टर का अलग अलग रेगुलेटर है। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LIC को परमिशन देगी कि आप BBB प्लस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ उससे नीचे की नहीं कर सकते, उसके ऊपर की सिक्योरिटीज AAA प्लस A रेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे। सेबी किसको देगा? सेबी कंपनीज को परमिशन देगा, ठीक है, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं या जो बाकी की कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करेगा। RBI बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करेगा कि बैंक्स किस प्रकार की, किस क्रेडिट वर्दीनेस स्टैंडिंग की, किस क्रेडिट स्टैंडिंग की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल दीज टर्म्स आर, ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर लूजली कॉल्ड एज सिक्योरिटीज, ठीक है, नॉट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बट सिक्योरिटीज ओनली, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर लूजली कॉल्ड एज सिक्योरिटीज, ठीक है। RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज लाइक स्टेट, कुछ बैंक्स को ये कहा जाता है कि आपको इतना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जिन बैंक्स की क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी नहीं होती, जैसे येस बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। रीपर्चेज एग्रीमेंट्स ऑन द अदर हैंड आर सोल्ड ऑफ बाय सेलर्स हेल्ड बैक विद अ प्रॉमिस, रीपर्चेज, प्रॉमिस टू रीपर्चेज देम बैक, ठीक है। द सेम इज द प्रोसीजर विद दैट ऑफ the buyer who purchases the securities and other instruments and promises to sell them back to the seller at the same time. Done? Do banks have to pay EMIs to RBI every month depending upon the no, this is not done, ठीक है, this is not paid every month, this is a one time settlement कि अभी पैसे ले जाओ, 3 महीने के बाद आओगे तो इतने पैसे आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। 100 करोड़ लिए, 100 करोड़ के बदले में 102 करोड़ रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे, दैट्स इट, या फिर 98 करोड़ वापस मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, RBI इन अप्रैल अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस टर्म रेपो, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, एंड टर्म रिवर्स रेपो। क्यों ये किया गया? 2014-15 में उर्जित पटेल कमेटी ने ये कहा कि रेपो रेट 14 डेज का कंडक्ट करते हो आप ऑपरेशंस की, 14 दिन में पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर 14 डेज। उससे क्या हो रहा है कि आप 14 डेज या 91 डेज, ये इस टाइम विंडो की लिक्विडिटी को तो आप मैनेज कर पा रहे हो, शॉर्ट टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप मैनेज कर पा रहे हो, बट 91 डेज के बियॉन्ड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको बेचने का काम आप नहीं कर पाते। यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही थी कि शॉर्ट टर्म में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैनेज कर लिया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, RBI ने रेपो रेट 6.5% से 6% कर दिया, ठीक है। कितने दिनों की सिक्योरिटीज होती थी पहले रेपो में? सिर्फ 91 डेज की। व्हाट अबाउट बियॉन्ड 91 डेज? सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि 91 डेज के बियॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 9%, क्योंकि RBI 91 डेज के बियॉन्ड सिक्योरिटीज को डिस्काउंट नहीं करता था, बैंक्स को पैसे नहीं देता था, इसलिए बैंक्स क्या करते थे, 92 डेज या उससे बियॉन्ड 6 मंथ्स 180 डेज की सिक्योरिटीज 180 डेज के रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते थे। एक दूसरे को जो लोन दिया जाएगा वो, और कंज्यूमर को जो रिटेल लोन दिए जाएंगे, किसी को कार परचेज करनी है, किसी को AC परचेज करना है, किसी को हाउसिंग लोन लेना है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तो 6% चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहां पे आओगे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया इंटर बैंक लेंडिंग का या इंटर फाइनेंशियल सेक्टर लेंडिंग का। तो ये डाइकोटमी हो गई ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि 92 डेज का रेट इतना ज्यादा हो जाए। इसीलिए उर्जित पटेल कमेटी ने ये कहा कि आप इस रेट को भी रेगुलेट करने के लिए टर्म रेपो लेके आइए। टर्म रेपो का मतलब 91 डेज के बियॉन्ड। नो, दिस इज जस्ट फॉर प्रीलिम्स। उर्जित पटेल पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो हम सेकेंड लेग ऑफ द लेक्चर में ये कह लो कि सेकंड सीरीज में कुछ कवर करेंगे, ठीक है, उसके अराउंड। अभी के लिए नहीं करेंगे, अभी के लिए थोड़ा इसका हैंड आउट वगैरह आपको मिल जाएगा PPT में। आई विल जस्ट एक्सप्लेन इनका मतलब।
द मीनिंग ऑफ द उर्जित पटेल कमेटी रिकमेंडेशंस, बट अब ये थोड़ा पुरानी हो गई हैं, फिर भी 10 जो सेलियंट रिकमेंडेशंस है वी विल कवर ओनली दोज. क्लियर? दिस इज क्लियर नाउ कि 91 डेज के लिए प्रॉब्लम है इसमें. दिस वॉज अ सिचुएशन लाइक वी आर मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट मेंस? मेंस के टाइम पे अनसर्टेनिटी आ जाती थी, वो वाला काम है. समझ में आ गया अब? This is believed to bring in higher stability and better signaling of interest rates across different loan markets, short-term loan market, the money market, as well as capital market. Clear to everyone? अब आते हैं थर्ड इंस्ट्रूमेंट, बिल्स. ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल बिल्स. ट्रेजरी बिल होते हैं आर नोन एज टी बिल्स, ठीक है. ये सेंट्रल बैंक इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. निर्मला सीतारमन ने ये कहा कि पैसे चाहिए, ठीक है, तो शक्तिकांता दास क्या बोलेंगे? डोंट वरी मैडम, आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है, दिन में कभी भी बुला लो, जब पैसे चाहिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा. दिस इज व्हाट ही वुड टेल टू द मिनिस्टर, राइट. जब कभी पैसे चाहिए होंगे मिनिस्टर को, फिनेंस मिनिस्ट्री को, तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे इनको रेज करेगा, right? This is what we had covered in the first few classes. Just a minute, I'm just trying to explain through that image. Right, तो दिस इज हाउ दिस हैपन्स, राइट. फिस्कल डेफिसिट, पैसा कहाँ से आएगा, राइट. तो ये पैसा, डोंट वरी मैडम, आई एम रेडी टू हेल्प यू. तो कैसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई इशू कर देगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन परचेज करेगा? बैंक्स. बैंक्स क्यों परचेज करेंगे? ठीक है, बैंक्स क्यों परचेज करेंगे? बैंक्स इसलिए परचेज करेंगे बिकॉज बैंक्स हैव टू फुलफिल देयर एसएलआर और सीआरआर रिक्वायरमेंट्स, और बैंक्स आर लुकिंग फॉर सम लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, ठीक है. ये सारा कुछ है. अब बाकी की चीज़ें दोबारा से उस स्लाइड पे वापस जाते हैं, ठीक है, तो उसको कवर कर लेते हैं फटाफट से. आई थिंक मोर और लेस इट इज़ डन. बस आज का ये टॉपिक है, उसके अलावा इट्स ऑल खाना पूर्ति, ठीक है. इट्स ऑल यू कैन से रमेश सिंह के खाली पेजेस को भरने का काम है. और अगर मैं ये सब पढ़ाने बैठूंगा, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा रेलेवेंस नहीं बचती. जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, और जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है उसको भी मैं कवर करा दूंगा, बट इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है. ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक. टी बिल्स स्टेट गवर्नमेंट्स के भी होते हैं, ठीक है. कमर्शियल बैंक्स कौन इशू? कमर्शियल बिल क्या होता है? अब देखो गाइस, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं ये कमर्शियल बिल्स. एक तरह से कमर्शियल बिल्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस भी है, वो भी कवर करेंगे. कमर्शियल बिल होते हैं, मैंने मान लो अगर मैं रिलायंस का फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ, 10,000 करोड़ का लोन अप्लाई कर रखा है. अब वो लोन सैंक्शन होने में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा. मेरे लिए उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि रिलायंस इंफ्रा को ये बिल्डिंग जो है इसका 25% कंप्लीट करना है. 25% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है. ये 25% जब कंप्लीट होगा तभी मेरे को अगला ट्रांशे ऑफ लोन मिलेगा 10,000 करोड़ का. जब तक मेरी ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक मुझे लोन नहीं मिलेगा. तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कमर्शियल बिल इशू कर रहा हूं 3 मंथ्स का, 90 डेज का, रिलायंस के बिहाफ पे. और वो कमर्शियल बिल मैं बैंक को बोल रहा हूं, किसी और बैंक को, जैसे आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को. आईसीआईसीआई बैंक को भी कर सकता हूं या आईसीआईसीआई को, या फिर मैं चला गया नेशनल हाउसिंग बैंक के पास. मैंने नेशनल हाउसिंग बैंक को ये बोला कि आप मेरी ये 10,000 करोड़ की, मेरे को इसके लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, मेरी बिल्डिंग 22% कंप्लीट है, आप अपने वेरीफाइंग ऑफिसर को, असेसमेंट ऑफिसर को जाके भेज दो, चेक करो. मेरा बिल्डिंग में सिर्फ 200 करोड़ का काम रहता है. जब ये 200 करोड़ का काम हो जाएगा तो मेरा ये 10,000 करोड़ का लोन सैंक्शन हो जाएगा और मैं आपको पैसे दे दूंगा. नेशनल हाउसिंग बैंक ने मेरी इस प्रॉब्लम को समझा और मेरे 90 डेज के कमर्शियल बिल को सब्सक्राइब किया. अब मैं कितने पैसे दूंगा? 205 करोड़ 3 महीने बाद रिटर्न कर दूंगा.
ठीक है, ब्रिज लोन काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ब्रिज लोन क्या होता है, किसी कंपनी किसी पर्सन को ये ब्रिज क्रॉस करना है, आप उसको ब्रिज क्रॉस करने के लिए जो लोन दे रहे हो उसको ब्रिज लोन कहा जाता है। यस, स्टेट गवर्नमेंट के टी बिल्स भी आरबीआई इशू करता है। कमर्शियल बिल्स आर लाइक फॉर्मल हुंडीज, यू कैन से दैट। ठीक है, कमर्शियल बिल्स कौन इशू करता है, टाटा। टाटा की इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, लैंड एक्वायर करनी है, सरकार ने बोला लैंड एक्वायर करने से पहले 500 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कराओ। एस्क्रो अकाउंट होता है कि फिर वो पैसे उससे निकलेंगे नहीं जब तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। तो टाटा को 50,000 करोड़ रुपए का आईपीओ रेज करना है, लेकिन सेबी ने बोला कि 500 करोड़ रुपीस पहले लेके आओ। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए कमर्शियल बिल्स इशू किए जाते हैं। क्लियर? कुछ काम अटका हुआ है, बस उसके लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से पहले ये बोल दिया कि पहले जो लैंड ओनर्स हैं उनके अकाउंट में 25-25 लाख रुपए डिपॉजिट कराओ। उसके लिए टोटल खर्चा आएगा 1250 करोड़। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 50,000 करोड़। तो टाटाज ये बोलेंगे बैंक को कि 50,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, हमारे पास अभी 1250 करोड़ नहीं है, अगर आप हमें 1250 करोड़ दे दोगे तो गवर्नमेंट ये अप्रूवल दे देगी और फिर हम आईपीओ से पैसा रेज कर लेंगे। आईपीओ पेंडिंग है, आईपीओ को लॉन्च करने के लिए 100-200 करोड़ रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते कभी। ठीक है, 90 लाख, 1, 2, 10, 20 करोड़, तो 10-20 करोड़ के भी कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं, कमर्शियल बिल्स हो सकते हैं। देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ लोन्स प्रतीक। ठीक है, आईपीओ वगैरह को लॉन्च करने में ये कह लो कि 25, 30, 50, 100 करोड़ का खर्चा ऐसे ही हो जाता है। प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाना, रिश्वत देनी, समझ रहे हो ना, बहुत कुछ होता है उसमें। तो बैंक्स, मर्चेंट बैंकर को एडवांस देना, मर्चेंट बैंकर से एग्रीमेंट साइन करना, अंडर राइटिंग करवाना, फिर सेबी में चढ़ावा चढ़ाना, सेबी के जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको फुलफिल करना, डिपॉजिट कराना मनी। उसके लिए प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, जब कंपनी प्रमोट करते, जैसे मैं जेवीज का प्रमोटर हूं, तो मेरे को जो ब्रिज लोन चाहिए, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, सॉलिड प्रोफाइल है, अगर मेरी कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगी, बट उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए। जैसे कि आज जो सिचुएशन है अनिल अंबानी की, कंपनी तो चल रही है, लेकिन आईपीओ लॉन्च, एफपीओ लॉन्च करने के लिए भी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जनता से शेयर्स के पैसा लेने के लिए भी लोन लेना पड़ता है, वो है कमर्शियल बिल। ठीक है, यस, किंगफिशर एयरलाइंस के केस में क्या होता था, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है एटीएफ, उसके लिए पैसे देने के लिए वो बार बार कमर्शियल बिल्स इशू करते थे। ठीक है, समझ में आ गया कमर्शियल बिल? दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रेजरी बिल। दिस कुड नॉट बी इरेज्ड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रेजरी बिल। सिमिलर वे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ट्रेजरी बिल होता है, उसी तरह से ही दिखता है, सब कुछ वैसा सही होता है। ठीक है, ये हो गया। ट्रेजरी बिल्स डू नॉट यील्ड एनी इंटरेस्ट बट इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट। अब देखो, ट्रेजरी बिल क्या होता है, 100 करोड़ का है, सरकार को 100 करोड़ चाहिए, बट गवर्नमेंट इस पे क्या करता है, 97 करोड़ रुपीस पे इशू करेगी। यानी कि एसबीआई ने अगर ये 97 करोड़ की खरीदी, तो जब एसबीआई बाद में गवर्नमेंट पैसे रिटर्न करेगी तो कितने करेगी, 100 करोड़। ठीक है, गवर्नमेंट इश्यूज देम एट अ डिस्काउंट। तो जो 3 करोड़ रुपए हैं वो इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट कितने परसेंट हुआ, 3%। रॉन्ग, इंटरेस्ट हुआ 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 97, यानी कि और भी ज्यादा हो गया। ठीक है, इसीलिए ट्रेजरी बिल्स को क्या कहा जाता है, जीरो कूपन। जीरो कूपन क्यों, यहां पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा, कहने की बात है, इंटरेस्ट तो है ही, ये जस्ट फॉर नेम से तुम लोगों को डराने के लिए, कॉम्प्लिकेट करने के लिए, ताकि तुम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओ, ये सारे पाखंड करे जाते हैं। समझ रहे हो ना बात, मतलब इंटरेस्ट दे सकते थे सिंपल, लेकिन इसको डिस्काउंट पे इशू करा जाता है। ठीक है, they are issued at a price lower than their face value। ठीक है, and repaid at par। par मतलब 100 करोड़ ही मिलेंगे, जितना उस पे लिखा है उतना मिलेगा, लेकिन कितने, देखो इस पे लिखा जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
through RBI is issuing a bond of 100 crore rupees issued at a discount of 97 crore, issued at a discount of 3 crore rupees, that is at a price of 97 crore rupees. तो जब मैच्योर होगा तो 100 करोड़ मिलेगा, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है 100 करोड़ और इशूइंग वैल्यू कितनी है यस एक ही बात है, बट ये है, ठीक है. तो दिस इज देयर. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन इन्वेस्टर परचेजेज 108 days ट्रेजरी बिल फॉर 1,38,000 करोड़ हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 1,50,000 करोड़. मेच्योरिटी पे उसको कितने मिलेंगे 1,50,000 करोड़. तो 12,000 करोड़ इज द इंटरेस्ट ऑन व्हाट अमाउंट 1,38,000 करोड़ पे. ठीक है. इसको जिस प्राइस पे रिडीम करेगी सरकार, जब रिपे करेगी, तो रिपे के लिए टर्म यूज करी जाती है रिडम्पशन. रिडम्पशन कैन बी द टर्म यूज्ड फॉर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड द लाइक इंस्ट्रूमेंट्स एंड द सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. रिडम्पशन मतलब रिपेमेंट, एक वे से रिडीम करना. जैसे आप अपने पॉइंट्स रिडीम करते हो क्रेडिट कार्ड के या अमेजन पे या किसी पे भी, ठीक है, स्विगी पे या किसी चीज पे. डन. ये सारी चीजें होती हैं. नाउ दीज बिल्स एनेबल द गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए क्या होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ठीक है. गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए ही यूज होता है. गिल्ट EDGED, क्योंकि सबसे सोने पे सुहागा, मतलब इसका ये है, ये समझ लो. ठीक है. ये सब सोना है. कमर्शियल बिल्स, AAA+++ रेटेड कंपनी की जो बॉन्ड्स हैं, जो उधार ले रही है कंपनी, उसके बदले में जो बॉन्ड्स इशू कर रही है, वो भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होंगी जितनी ये अच्छी होंगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स. इनको अच्छा माना जाता है क्योंकि देयर इज अ सॉवरेन गारंटी बिहाइंड इट. ट्रेजरी बिल्स को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में काउंट नहीं किया जाता. दीज बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल. नेगोशिएट करते हैं बैंक्स आपस में. अगर एसबीआई को लगता है कि उनको ट्रेजरी बिल में पैसा लगा के फायदा नहीं हो रहा, तो एसबीआई 97 करोड़ वाली बॉन्ड को स्टॉक एक्सचेंज में जाके 96.75 करोड़ पे पीएनबी को बेच देगा. ठीक है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज नेगोशिएबिलिटी. पीएनबी ने इसको परचेज कर लिया. ये ड्रॉ करते रहना गाइस, साइड बाय साइड. क्लियर. Treasury bills are circulated by the primary as well as secondary markets. Secondary market मैंने बता दिया. Treasury bills primary market में भी बिकते हैं. Primary मतलब RBI से आपने फर्स्ट हैंड SBI ने इसे खरीद लिया, नई नवेली दुल्हन. ठीक है. फिर उसके बाद ये यहां पे भी सेकेंड हैंड भी SBI चाहे तो बेच सकता है. और अगर हो सकता है कि ये कब होगी सिचुएशन, जब निर्मला मैडम ज्यादा बोरो कर रही हैं, जब गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हद से ज्यादा हो जाता है. ठीक है. और सिचुएशन प्रिकैरियस हो जाती है. मूडीज ने इंडिया की रेटिंग को खराब कर दिया निर्मला मैडम के चलते. मूडीज ने इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया. स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग कंपनी, उन्होंने और डाउनग्रेड कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, फाइनेंशियल पोजीशन. तो G bonds could also be resold. Okay. Government bonds are also negotiable and freely transferable. Negotiable instruments का मतलब होता है they are transferable. इसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है bearer instrument. The one who bears the financial instrument, the one who bears this security, जिसके पास में ये कागज का पत्रा होगा, किसान विकास पत्रा या कुछ. अब किसान विकास पत्रा पे लिखा होता है नॉन नेगोशिएबल. ठीक है. लेकिन ये नेगोशिएबल होते हैं. जिसके पास ये होगा ये उसी का हो जाएगा. ठीक है. मतलब उसके पीछे पेपर वर्क होता है कि अगर एसबीआई को पीएनबी को ये बेचनी है तो उसके साथ में एक डॉक्यूमेंट होगा जिसपे लिखा जाएगा, एसबीआई के जनरल मैनेजर या वो लिखते हैं कि हाँ हमने इतनी बॉन्ड्स पीएनबी को बेच दी. द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल वेरीज फ्रॉम 14 days to 360 days नाउ. ठीक है. 364 days नाउ. They are developed 5 gradually. It has led to RBI has evolved these instruments. 14 days intermediate treasury bills. Intermediate मतलब फिर आप इनको फटाफट से ट्रांसफर नहीं कर सकते. ठीक है. मतलब एक फिक्स्ड, सॉरी, इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि आप इसको एक फिक्स्ड प्राइस पे बेच रहे हो, ऑक्शन नहीं करवा रहे. ट्रेजरी बिल्स की जब ऑक्शन होती है तो RBI के पोर्टल पे बैंक्स जाके ऑक्शन करते हैं कि मैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी
99.50 करोड़ में खरीद रहा हूं। यानी कि उस बैंक को एसबीआई ने अगर ये 99.50 करोड़ की बिडिंग लगाई तो 100 करोड़ मिल जाएंगे। अगर पीएनबी ने काउंटर बिडिंग कर दी कितने की, 99.50 की जगह 99.55 करोड़। आरबीआई को किस में फायदा है? आरबीआई को फायदा है इसमें। आरबीआई को बाद में जब गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल को रिटायर करेगा तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? सिर्फ 45 करोड़, जबकि यहां पे इंटरेस्ट 50 करोड़ हो जाएगा। ऊपर से एकदम से कैनरा बैंक का ऑफर आया कि कैनरा बैंक ये बोल रहा है कि हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा सरप्लस हैं, तो हम 99.65 करोड़ रुपीस दे रहे हैं। कैनरा बैंक को आरबीआई को कितना देना पड़ेगा? 35 करोड़। तो जो लोएस्ट बिडिंग लगाएगा, जो सबसे कम बोली लगाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा की बोली लगा रहा है यहां पे, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट सबसे कम हो रहा है, तो कैनरा बैंक को ये एलोकेट हो जाएंगी आरबीआई के पोर्टल से। ये है ऑक्शनेबल का मतलब, ऑक्शन हो रही है। इंटरमीडिएट में क्या होता है? बैंक का कंडक्ट देखता है आरबीआई कि बैंक कैसा कंडक्ट कर रहा है। बैंक अगर डिसिप्लिनरी वे में रूरल एरियाज में ब्रांचेस ओपन कर रहा है तो वो एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आरबीआई उनको इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स इशू कर देगा, चुनिंदा बैंक्स को, अपने चहेते बैंक्स को, फेवरेट बैंक्स को, ठीक है। How is it different from the treasury bill? It is different from the treasury bill because government bonds are issued for long term. तो अभी जो मैंने निर्मला सीतारमन मैम की पिक आपको शो करी थी वो कैपिटल मार्केट की थी और वहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिखा हुआ था। कैपिटल मार्केट्स वाली जो स्लाइड्स है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर ऑर्डिनरली कंसिडर्ड टू बी अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, अ कैपिटल मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट, whereas treasury bills and these are considered to be money market instruments. They are generally for a period of more than 1 year. More than 365 days. Done? Out of the above 5 variants, at present only 91 days TBs 180, ये वेरी करता रहता है, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना कि the other 2 variants were discontinued but बाद में उनको रिवाइव कर दिया गया, ठीक है। तो ये चलता रहता है, इसको स्किप कर देना गाइस, no need to memorize this. Commercial bills is a money market instrument which is similar to bill of exchange. वैसे मैंने बताया they are more or less similar. Bills of exchange में क्या होता है, किसका एग्जांपल लें? मारुति ने टाटा स्टील से स्टील परचेज किया, ठीक है। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज बिकॉज सम एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस। टाटा स्टील ने स्टील सप्लाई किया मारुति को, सम रॉ मटेरियल इज बीइंग एक्सचेंज्ड और मारुति ने बिल दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है? अंडरलाइन कोई इंस्ट्रूमेंट है सिक्योरिटी के लिए, स्टील दिया गया है और स्टील के बदले में टाटा स्टील को ये लिख दिया कि 90 डेज के बाद जब हमारे स्टील की, आपके दिए गए स्टील की कार्स बन जाएंगी, बिक जाएंगी, उसके बाद हम आपके पैसे लौटाएंगे। क्लियर? देन वी वुड रिटर्न योर मनी। दिव्यानी एक बार रिकॉर्डेड क्लास देखना, अगर कल ये डाउट आपका परसिस्ट करेगा देन आई विल आंसर, ठीक है। एक बार ठंडे दिमाग से इसको सुनना, उसके बाद डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इफ इट वुड बी देयर वुड रिमेन सम डाउट, ठीक है। इन इंडिया द पार्टिसिपेंट्स ऑफ कमर्शियल बिल मार्केट आर बैंक्स। तो कमर्शियल बिल क्या होता है? कमर्शियल बिल ब्रिज लोन के वे से, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। और ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जब पार्ले जी को शुगर परचेज करनी है तो पार्ले जी शुगर मिल को बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर देगी, ठीक है। और पार्ले जी जब बड़े बड़े जो स्टॉकिस्ट हैं पार्ले जी बिस्किट के, उनको जब माल देती है, जब पार्ले जी के बड़े बड़े कार्टन्स में बिस्किट सप्लाई करती है, तो वो भी एक जनरल ट्रेड प्रैक्टिस के वजह से 3 महीने का टाइम मांगते हैं। चाहे कोई केमिस्ट हो, रैनबैक्सी अगर अपने केमिस्ट के सर्कल को, केमिस्ट जो स्टॉकिस्ट हैं, बड़े बड़े ड्रग डीलर्स हैं, उनको जब दवाइयां सप्लाई करती है तो वो क्रेडिट पे माल बिकता है। दिस इज अ जनरल ट्रेड प्रैक्टिस, क्योंकि जिसको माल बेचना है, अगर पार्ले जी का माल डिफेक्टेड है या बिक नहीं रहा है, तो किराना स्टोर वाला पार्ले जी के एजेंट को बोलता है मेरी क्या गलती, माल नहीं बिका, ले जाओ वापस।
ठीक है। तो एक ट्रेड प्रैक्टिस है, हो सकता है अगर वो डिफेक्टेड निकले, कुछ स्पूरियस ड्रग्स निकले या कुछ हो, या प्रोडक्ट में एडल्टर्ड है, कुछ एलिगेशन है, तो वो माल वापस कर देंगे, इसलिए ये लोग पे नहीं करते। दिस इज अ कल्चर। व्हाट विल हैपन इफ दे डोंट रिटर्न द मनी? नाउ देर आर एक्ट्स लाइक IBC एटसेट्रा, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और ये सब, तो और सारफेजी एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है खासकर, जो कि कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। अब इंडिया में लिटिगेशन प्रोसेस स्लो है, इसलिए कुछ होता नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जैसे अगर हम नॉर्मल डीलिंग में क्या करते हैं, किसी को चेक देते हैं, अब वो चेक बाउंस हो गया तो क्या करोगे? केस करोगे, राइट? केस वेस चलते रहते हैं, तो ये सारा कुछ चलता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। अब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में मारुति टाटा को पैसे नहीं दे तो टाटा कुछ नहीं करेगा, लेकिन मारुति का नाम खराब हो जाएगा, फिर मारुति को MRF टायर्स भी क्रेडिट पे माल नहीं देगा, फिर जो कंपनी इंजन किर्लोस्कर जो इंजन सप्लाई करती है वो भी नहीं देगी, सारा कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। इट इज इशूड बाय द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन सी हैं? LIC को ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है। NBFCs होती हैं, जैसे कि हमने लार्सन एंड ILFS का एग्जाम्पल लिया। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स, कुछ बैंक्स होते हैं जो सिर्फ मर्चेंट बैंकिंग का ही काम करते हैं, ठीक है। मर्चेंट बैंक क्यों लेता है? मर्चेंट बैंक, वैसे बता रहा हूं, जरूरी नहीं है। मर्चेंट बैंक कमर्शियल बिल पे पैसा क्यों उठाएगा, क्यों बोरो करेगा? कभी कभी मर्चेंट बैंक ट्रैप में फंस जाता है। मर्चेंट बैंक ने कंपनी को वादा किया, जिस कंपनी के शेयर्स वो अंडरराइट कर रहा है मर्चेंट बैंक, उसको वादा किया कि मैं आपके 100 करोड़ के शेयर्स परचेज कर लूंगा अगर ये नहीं बिकेंगे। अब शेयर्स बिके नहीं, मर्चेंट बैंक को 3 महीने के अंदर अंदर ये पता है कि इस शेयर का प्राइस जो कि अभी कम है, इसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो 3 महीने में वो 100 रुपए वाला शेयर 100 करोड़ के टोटल शेयर्स को शायद 110 करोड़ में बेच देगा। 3 करोड़ रुपए इंटरेस्ट चुका देगा 100 करोड़ रुपए का, या 4 करोड़ रुपए इंटरेस्ट, 6 करोड़ रुपए मर्चेंट बैंकर की कमाई, प्रॉफिट, ठीक है। तो मर्चेंट बैंक्स कभी कभी उनको शेयर्स जब परचेज करने पड़ जाते हैं, तो उन शेयर्स को परचेज करने के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए ये करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसी तरह से करते हैं। म्यूचुअल फंड, कभी कभी म्यूचुअल फंड्स को रिडम्पशन ज्यादा करनी पड़ती है। रिडम्पशन मतलब विड्रॉ करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टर्स आ गए। आपके मेरे जैसे लोगों को लगा कोविड चल रहा है कि चलो पैसे विड्रॉ करें, म्यूचुअल फंड हम लिक्विडेट कर देते हैं, बेच देते हैं, कंपनी को बोलते हैं हमारे पैसे दो। तो उस टाइम पे म्यूचुअल फंड को ये लगेगा कि 3-4 महीने के लिए कमर्शियल बिल इशू करके पैसे बोरो कर लेते हैं और बाद में चुका देंगे। ऐसा भी हो सकता है म्यूचुअल फंड जब नया नया स्टार्ट होता है तो उनको पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं, तो वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए बताया। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, ठीक है। IDBI, नॉट IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो उसका नाम है, ठीक है। IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दीज आर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। NABARD, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। एक जनरल आइडिया होना चाहिए just to distinguish them from non-banking financial companies. I am explaining this term by using the example of LIC, ठीक है। अब ये देखो बैंक ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है, इसमें लिखा हुआ है जैसे आप FD इशू कराते हो, ये सिर्फ एक सिंपल FD है, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो आपके पेरेंट्स बैंक्स के साथ में करवाते हैं, ठीक है। These have short term maturity period, generally 90 days and can be discounted with bank even before. अब क्या होता है कि ऑल इंडिया, just 1 minute, किंगफिशर एयरलाइंस ने क्या किया, कमर्शियल बिल इशू किया, जो कि किसने परचेज किया, मान लो LIC ने परचेज किया। अब LIC को पैसे जल्दी चाहिए तो LIC इसको बैंक से डिस्काउंट करा सकता है, ठीक है, डिस्काउंटिंग। और बैंक ने अगर पहले परचेज करी थी तो बैंक बाद में LIC के पास जाके डिस्काउंट करवा लेगा। डिस्काउंट में मतलब ये होता है कि अगर वो सिक्योरिटी पे लिखा है, बिल पे लिखा है 100 करोड़ रुपीस, इशू वो किया गया 97 करोड़ रुपीस पे, किसके पास है ये, पहले SBI ने परचेज किया। अब SBI को पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि SBI के डिपॉजिटर्स SBI के दरवाजे पे खड़े हैं।
पैसे विड्रॉ करने के लिए। एसबीआई इसको कितने पे इशू करेगा? एसबीआई इसको डिस्काउंट करवा लेगा एलआईसी से। कितने पे? कम पे या ज्यादा पे? बताओ, आंसर करो। 96 पे या 98 पे? It makes the business sense for LIC to purchase it at what price? 96 और 98? 96, ठीक है, 96 करोड़, क्योंकि फिर 100 करोड़ रुपए देने के बदले में मतलब 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। 96 करोड़ एलआईसी देगा एसबीआई को। एसबीआई को बोलेगा चलो ठीक है, नुकसान हुआ कोई बात नहीं। एसबीआई ने 97 करोड़ में खरीदी थी, लेकिन एलआईसी को 96 करोड़ में बेच दी। एलआईसी को कितने का फायदा होगा? जब ये रिडीम होगी तो कितने पैसे मिलेंगे किंगफिशर से? 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। दिस इज हाउ दिस मार्केट वर्क्स। ट्रेड बिल और बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन एंड द सेम थिंग। ट्रेड बिल मतलब व्हेन टू कंपनीज आर ट्रेडिंग, they are trading on the basis of the bill, because one of the entities, the purchaser, the buyer, does not have the hard cash, ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे, बट दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। इसका आंसर है 2 ओनली, ठीक है। ये करंट अफेयर्स वाला है, ये स्टैटिक सेम रहता है। एनबीएफसीज, जैसे मैंने बैंक की डेफिनेशन बताई, बैंकिंग एंटिटी एज पर बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग कंपनीज ब्रैकेट में लिखोगे रेगुलेशन, फिर एक्ट 1949। बैंक इज अ कंपनी विच एंगेजेस इटसेल्फ इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स टू द पब्लिक। दोबारा सुन के इसको वो कर लेना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स। मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दी जो शायद मैंने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़े थे, 97 मार्क्स आए थे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में आई हैड कॉमर्स। तो बैंकिंग कंपनी, एज पर बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट, अ बैंकिंग कंपनी इज वन विच एंगेजेस इटसेल्फ इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स। मिलती जुलती है, एग्जैक्ट नहीं होगी, टू द कॉमन पब्लिक। क्लियर है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स, ठीक है, लेंडिंग लोन्स। क्लियर? टू ओनली, ठीक है। दे कैन एंगेज इन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। एनबीएफसीज वैसे बहुत ही कॉमन है, ये पता होता है सभी स्टूडेंट्स को, न्यूज़पेपर से रेगुलर हो या स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कवर्ड होगा। कमर्शियल पेपर, इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इट इज इशूड एज अ प्रॉमिसरी नोट बाय बिग कॉर्पोरेशंस, ठीक है। ये भी कमर्शियल बिल से मिलते जुलते हैं, जैसे कि ब्रिज लोन की तरह एक और इंस्ट्रूमेंट है। Commercial loans are not backed by collateral, ठीक है। This is the only difference between commercial bills and commercial paper. Commercial papers are not backed by any collateral. इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कमर्शियल बिल के पीछे सिक्योरिटी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। ये सिंपल सा ये चीज है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। सेम टू सेम अनसिक्योर्ड लिखा हुआ है बस यहाँ पे, दे आर अ बिट सिक्योर्ड, ठीक है। और इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट issued by public or private sector companies with a fixed maturity period, जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो 12 मंथ से ऊपर नहीं जाएगा। Funds raised through commercial paper are used to meet the flotation cost. Flotation cost क्या होता है? शिप के या किसी बोट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या होता है कमर्शियल फ्लोटिंग को, जैसे कंपनी को मेरे को फ्लोट करना है तो जो इनिशियल खर्चे आएंगे
शेयर्स को इशू करने में, शेयर्स को अप्रूव कराने में, रेगुलेटरी फी पे करने में, वो सारे खर्चों के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है। तो उसके लिए अनसिक्योर्ड पेपर इशू किया जाता है जिसको हम कमर्शियल पेपर कहते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू मीट द फ्लोटेशन, दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि ब्रिज फाइनेंसिंग इज द टर्म यूज्ड फॉर कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल, यू हैव टू राइट कमर्शियल पेपर। ठीक है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, दोनों होते इसीलिए हैं। देखो, कमर्शियल पेपर इशू करती है इनिशियल पब्लिक ऑफर वाली कंपनी जिन्होंने कभी शेयर्स वगैरह रेज नहीं करे, नई नवेली दुल्हनियां। ठीक है, ये कौन इशू करती है? ज्यादातर एफपीओ वाली कंपनीज, जिनको एफपीओ के लिए भी पैसे नहीं है। अनिल अंबानी को याद कर लेना। ठीक है, मतलब कंगाल हो जाती है जो कंपनीज, उनके पास पैसे नहीं है, कमर्शियल बिल वो इशू करती हैं। क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रेड बिल कहा जाता है। बीओई कब इशू होता है? जब ट्रेडिंग करती है कंपनीज, जो मतलब रॉ मटेरियल परचेज करना है, कारों का स्टॉक उठाना है, किसी बड़ी कंपनी को स्टील का स्टॉक उठाना है, वो सब। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल फर्म वांट्स टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स टू बाय अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो टू रेज द लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, द कंपनी विल हैव टू इनकर फ्लोटेशन कॉस्ट, रेगुलेटरी कॉस्ट, प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने का खर्चा जो मैंने एग्जांपल दिया, उसके लिए टाइम लगेगा। तो इस फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए ये कमर्शियल पेपर्स इशू करे जाते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये एक और इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल अगेन एंड कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। इट इज लाइक अ प्रॉमिसरी नोट। बेयरर क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूं, इट इज अ बेयरर सर्टिफिकेट। रेट्स, टर्म्स एंड अमाउंट्स वेरी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये है कि एक कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, ये बड़े लेवल पे जो होती है उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। बस एक डिफरेंस है कि ये डिस्काउंट पे इशू करी जाती है। ठीक है, हम जब एफडी करवाते हैं तो हमारा क्या लिखा होता है? 10,000 रुपए डिपॉजिट कराए एट दी रेट ऑफ 9%, लेकिन ये इशू ही 98 करोड़ रुपीज पे होगी। मैच्योर होगी तो 100 करोड़ रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जैसे अगर किसी ने पैसे कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली ये है कि अगर किसी ने एनबीएफसी के साथ में या बैंक के पास पैसे डिपॉजिट कराए तो बैंक उसको बड़े लेवल पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देगा और वो डिस्काउंट पे इशू होगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब ये पब्लिकली ट्रेड नहीं होते। ठीक है, पब्लिकली ट्रेड नहीं होते, बेयरर सर्टिफिकेट है, जिसके पास है ये उसका। बेयरर का मतलब बेसिकली ये है उस पे नाम लिखा होता है। अब जिसका नाम लिखा हुआ है भले ही वो किसी को बेच दे, ट्रेड कर ले, तो ट्रेड अलाउड ही नहीं है, क्योंकि जिसका नाम लिखा है उसके पास मिलेगा। ठीक है, नेगोशिएबल नहीं है। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस पर टाइम मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि नेगोशिएबल वर्सेस बेयरर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कभी बेयरर इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है, जिसपे टाइटल नेम लिखा हो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, यानी कि वो उसी का ही रहेगा, इसीलिए इनकी ट्रेडिंग नहीं हो पाती। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अब अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन नेगोशिएबल, COD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ABCD में से आंसर हो जाएगा D। ठीक है, कमर्शियल पेपर नेगोशिएबल होता है। ठीक है, commercial paper is negotiable. Clear? There is a big name behind them. Aditya's question is, why institutions get money on commercial paper when they are not secure for the institutions which will lend money to issuer? ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। कमर्शियल बिल पे 9% होगा, कमर्शियल पेपर पे 14% होगा। ठीक है, और बैंक ये देख लेता है, कभी कभी किसी कंपनी के पीछे बड़ा नाम जुड़ा होता है, जैसे रिलायंस, अंबानी। अब अंबानी अगर एक नई कंपनी बना रहे हैं, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड अच्छा खासा चल रही है, तो वो तो दिख ही जाता है कि प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है, तो वो पैसे तो अरेंज कर ही लेगा। ठीक है, तुम लोगों ने मेरे नाम पे पैसा क्यों लगाया? गुडविल है ना, तुमने कोर्स क्यों परचेज किया? बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट यू नो कि हाँ ये आदमी अच्छा पढ़ाएगा, है ना। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।
See you in the polity class, guys. आदित्य, इज इट क्लियर? व्हाई नॉट सीबी ब्रिज फाइनेंस? सीबी में सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो सिक्योरिटी किसी किसी कंपनी के पास नहीं होती. व्हाई नॉट सीबी ब्रिज फाइनेंस? क्यों नहीं है? ब्रिज फाइनेंस देखो, जिसके पास सिक्योरिटी देने को होगी वो ब्रिज फाइनेंस क्यों लेगा, पहली बात. इसीलिए ब्रिज मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई है, आप उसको रेस्क्यू करने के लिए ब्रिज क्रिएट करवा रहे हो. किसका ब्रिज? लोन का. बट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल बिल पे कोलैटरल रख के पैसे लेने की औकात है, उसके लिए तो ब्रिज कोई डिफिकल्टी तो है ही नहीं. ठीक है, जस्ट टू मेमोराइज दीज थिंग्स. ठीक है, कीप आस्किंग सच क्वेश्चंस, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ इन दी लॉन्ग रन, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस के वजह से ही क्लैरिटी आती है. जो क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछ रहा है, दूसरा स्टूडेंट उसकी तरफ ध्यान दे कि वो क्वेश्चन के पूछने के पीछे सामने वाले का दिमाग क्या काम कर रहा है. ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू गेन क्लैरिटी इन दीज कॉन्सेप्ट्स. क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीवन? So, thank you everyone. Thank you guys.